हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस कैरियर लॉन्चर में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में हेनरी के लॉ या हेनरी के नियम के बारे में हमने बात किया हुआ था, जिसके अंदर हमने पढ़ा हुआ था कि किसी बिलियन के अंदर गैस की विलेयता किन बातों पर निर्भर करती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बिलियन से ही रिलेटेड है, लेकिन इस बार गैस की विलेयता नहीं होगी। इस बार होगा द्रव में द्रव का विलयन, मतलब विलायक भी हमारा द्रव होगा और विलयन भी हमारा द्रव होगा। अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से हम तीन तरह के विलयन को देख सकते हैं। एक, जब द्रव के विलायक में गैस विलय हो, जब द्रव विलायक में द्रव विलय हो और द्रव विलायक में कोई ठोस विलय हो। तो जिस यानी कि हेनरी के नियम में हमने क्या पढ़ा कि किसी द्रव विलायक में हमारा गैस विलय था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर किसी द्रव विलायक में हमारा द्रव विलय होगा। यानी जो टॉपिक है हमारा वाष्पशील युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। आज हम दूसरा नियम, हेनरी नियम के बाद हम दूसरा नियम पढ़ने जा रहे हैं विलयन का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, आपके 12th के बोर्ड से रिलेटेड है। जिसमें हम पहला नियम तो देख चुके हैं हेनरी का, आज का नियम है हमारा राउल्ट का नियम। और इस राउल्ट के नियम में हम पढ़ने वाले हैं ऐसे विलयन के बारे में जो विलयन कैसा हो, वाष्पशील हो। अब बात समझिए, अगर मैं बात करूं विलयन की, तो विलयन होता क्या है? तो विलयन बराबर होता है विलय प्लस विलायक। यानी कि विलय भी हमारा यहां पर द्रव होगा और विलायक भी हमारा यहां पर क्या होगा, द्रव होगा। यानी दोनों, विलय भी द्रव विलायक भी द्रव, और इन दोनों से मिलने के बाद जो हमारा विलयन तैयार होगा वो होगा हमारा वाष्पशील विलयन। वाष्पशील का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इस बात को समझते हैं। वाष्पशील का मतलब होता है, जैसे समझिए कि यहां पर मैंने लिया कोई एक द्रव, पानी ही ले लिया, आप समझो पानी ले लिया, यहां पर लिया मैंने पानी और इसके नीचे हमने आग लगा दी। और आग लगाने के बाद इस पात्र को, इस कंटेनर को गर्म करने लगे। जैसे ही आग धीरे धीरे बढ़ेगी, इस पात्र के अंदर उपस्थित पानी को गर्म करेगी, ये पानी धीरे धीरे फिर क्या होने लगेगा, वाष्पित तो होने लगेगा। यानी कि ऐसा द्रव जिसको गर्म करने पर द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उसी को कहा जाता है वाष्पशील। यानी कि अब हमें जो पढ़ना है उसके अंदर विलय भी क्या है, वाष्पशील है, और विलायक भी क्या है, वाष्पशील है। यानी दोनों के दोनों हमारे वाष्पशील है, जिससे बनने वाला विलयन भी हमारा क्या है, वाष्पशील विलयन है। और इसके अंतर्गत एक राउल्ट्स थे जिन्होंने एक नियम दिया। क्या नियम दिया, इस चीज को समझते हैं। इन्होंने नियम दिया कि अगर हम एक निश्चित ताप पर बात करें, एक निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित, विलयन में क्या क्या उपस्थित हो सकता है, एक विलय उपस्थित हो सकता है और दूसरा विलायक। तो कह रहा है एक निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव, अवयव याद करो बेटा, पहले क्लास के अंतर्गत मैंने बताया था कि विलयन, द्विअंगी विलयन के बारे में जो चैप्टर है पढ़ना था, जिसमें एक अवयव विलय होगा और दूसरा अवयव विलायक होगा। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कैसी, वाष्पशील अवयव की। तो अभी तो मैंने बताया विलय भी अगर आपका द्रव है तो वो वाष्पशील होगा, विलायक भी आपका द्रव है तो वो भी वाष्पशील ही होगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो वाष्पशील विलय का आंशिक वाष्प दाब, यहां पे एक नया टर्म आया, आंशिक। आंशिक वाष्प दाब क्या होता है, जस्ट समझेंगे। यानी आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल भिन्न, यानी जिस अवयव का आंशिक वाष्प दाब होगा उसी अवयव का क्या होगा, मोल भिन्न होगा। यानी आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपातिक होता है। यही नियम दिया था किसने, राउल्ट के नियम। राउल्ट साहब ने यह नियम दिया था कि अगर हमने ताप को निश्चित रखा तो विलयन में उपस्थित किसी भी वाष्पशील विलय का जो दाब होगा, वाष्प दाब, उस अवयव के मोल भिन्न के समानुपातिक होगा।
आ रहा बात समझ में? चलिए इसके आगे समझते हैं कि आंशिक किसको कहते हैं। पहले हम आंशिक समझेंगे, फिर यहां पे एक नया टर्म आया है वाष्प दाब, फिर उस वाष्प दाब को समझेंगे। अगर मैं बोलूं आंशिक का मतलब क्या है, इस चीज को समझिएगा। यहां पे एक कंटेनर लिया मैंने और इस कंटेनर के अंदर मैंने रख दिया एक हाइड्रोजन गैस। यहां पे मैंने रख दिया हाइड्रोजन गैस। अब आप बताओ कि इस गैस के कारण इस कंटेनर के चारों तरफ, चारों हिस्से में एक दाब लगेगा, यानी गैस के कण जाके इस कंटेनर के इस बाउंड्री से जाके टकराएंगे और टकराने के बाद इस पर एक दाब लगेगा। वो दाब किस गैस की वजह से लगेगा? तो वो दाब लगेगा H2 गैस की। यानी कि जितना इसके अंदर H2 गैस दाब लगाएगा उसे हम बोलेंगे कि वो दाब लग रहा है किसकी वजह से? H2 गैस की वजह से। अब दूसरा समझिए जरा, मैंने यहां पे कंटेनर लिया और इस कंटेनर में मैंने कुछ गैस के कण डाल दिए हाइड्रोजन के, और फिर कुछ कण मैंने डाल दिए यहां पर ऑक्सीजन के। जो ब्लू कलर से मैं लिख रहा हूं वो ब्लू कलर है ऑक्सीजन का। अब ये दोनों गैस इस कंटेनर पर क्या करेंगे? दाब लगाएंगे। इस कंटेनर पे दाब लगाएंगे, कुछ दाब लगाएगा हाइड्रोजन और कुछ दाब लगाएगा ऑक्सीजन। अब इस बात को समझिए कि अगर इस कंटेनर के कुल दाब की बात करूं, जैसे अगर मैं यहां पे बात करता इस कंटेनर के कुल दाब, तो वो कुल दाब किस गैस की वजह से लगा होता? हाइड्रोजन गैस की वजह से लगा होता। लेकिन अगर मैं बात करूं इसमें कि कुल दाब कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर कुछ दाब तो हाइड्रोजन के कण लगाए होंगे और कुछ दाब ऑक्सीजन के कण लगाए होंगे। इसका मतलब यह है कि इसमें कुछ दाब हाइड्रोजन ने बोला होगा, लगाया होगा, और कुछ दाब ऑक्सीजन ने। यही जो थोड़ा थोड़ा करके दाब है ना बउआ, उसी को कहते हैं आंशिक दाब। आंशिक दाब, आंशिक दाब किसका? हाइड्रोजन का, प्लस आंशिक दाब किसका? ऑक्सीजन का। आंशिक दाब समझ में आया? यानी कि जब एक से अधिक, 2, 3, 4 अवयव उपस्थित हो तो उन अवयव के द्वारा जो थोड़ा थोड़ा दाब लगाया जाता है उसी दाब को कहा जाता है आंशिक दाब। और इसका कुल दाब जो होगा वो होगा हाइड्रोजन गैस ने जितना दाब लगाया, ऑक्सीजन गैस ने जितना दाब लगाया, उन दोनों के दाब को अगर हम जोड़ देते हैं तो इस कंटेनर पे लगने वाला कुल दाब होगा। क्या आपको आंशिक दाब समझ में आया कि नहीं? यानी कि अगर किसी बिलियन में, किसी पात्र में 2 या 2 से अधिक अवयव हो तो उन सभी अवयव के, प्रत्येक अवयव के द्वारा लगाया गया थोड़ा थोड़ा दाब को क्या कहा जाता है? आंशिक दाब। और उन्हीं सब दाब को अगर जोड़ दिया जाए तो बन जाता है हमारा कुल दाब। बात समझ में आया? चलिए अब तो हम सीख गए आंशिक और दाब भी सीख गए, लेकिन अब हमें सीखना है वाष्प दाब। अब क्या सीखना है? वाष्प दाब। आइए समझते हैं वाष्प दाब किसे कहते हैं। अब यहां पर मैंने लिया एक द्रव और इस कंटेनर को रखा मैंने बंद। तो ये इस द्रव का ऊपरी सतह है, मतलब सबसे ऊपर का सतह है, इसके बाद कोई भी द्रव नहीं है। और यहां से मैंने लगा दिया आग। अब आपको पता है कि धीरे धीरे ये जो द्रव है वो क्या होने लगेगा? वाष्पित तो होने लगेगा, और वाष्प के कण ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर से बंद है तो बाहर निकल नहीं पाएगा। तो ये कण जाकर यहां पर टकराकर फिर कहां आएंगे? नीचे की ओर आएंगे। जो कण ऊपर की ओर गए फिर उससे टकराकर कहां आएंगे? नीचे की ओर आएंगे, और इस द्रव के सतह पर क्या लगाएंगे? दाब लगाएंगे। ऊपर गए टकराकर फिर नीचे आए तो वह इस द्रव के सतह पर दाब लगाएं। इसी दाब को, यानी वाष्पित होने के बाद वाष्प के कण द्रव के सतह पर जो दाब लगाते हैं उसे ही कहा जाता है वाष्प दाब। उसे ही क्या कहा जाता है? वाष्प दाब। बात समझ में आया? यानी कोई भी द्रव है, अगर वो द्रव जैसे ही वाष्पित हुआ और कंटेनर पूरी तरीके से बंद है तो कंटेनर से टकराकर फिर नीचे आएगा, और नीचे आकर द्रव की सतह पर
द्रव की सतह पर जो दाब लगाएगा उसी दाब को कहा जाता है वाष्प दाब। अब यहां पे समझो आंशिक, यानी अगर केवल इसमें पानी है तो जो वाष्प दाब लगा होगा वो केवल और केवल प्योर पानी के वाष्प के तो द्वारा लगा होगा। अगर मैं बोल दूं कि मैंने एक ऐसा विलयन लिया है, यानी एक ऐसा द्रव लिया है जिसके अंदर पानी प्लस अल्कोहल है, तो अल्कोहल भी आपका क्या है, द्रव, और पानी भी आपका क्या है, द्रव। तो इसका मतलब है कि इस सतह पर क्या केवल पानी के वाष्पित कण ही दाब लगाए होंगे? नहीं, कुछ दाब लगा होगा अल्कोहल के कण के द्वारा भी। इसका मतलब है कि यहां पर अब क्या बनेगा, आपका आंशिक वाष्प दाब बनेगा। कुछ वाष्प दाब पानी का होगा और कुछ वाष्प दाब अल्कोहल का होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब समझिए जरा यहां से अगली बात कि वाष्पशील युक्त विलयन लेना है, तो हमने दोनों का दोनों मान लिया कि विलेय भी हमारा वाष्पशील है और विलायक भी हमारा वाष्पशील है, तो इससे बनने वाला हमारा विलयन भी क्या होगा, वाष्पशील होगा। जिसके आगे के टर्म को समझते हैं हम लोग। आगे का टर्म क्या कह रहा है कि एक निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब, चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास विलेय का आंशिक वाष्प दाब है Pa। विलेय का आंशिक वाष्प दाब क्या है, Pa। तो आंशिक वाष्प दाब है उस अवयव के मोल भिन्न, और आपने पढ़ा होगा तो मोल भिन्न को x से सूचित किया जाता है। अगर विलेय हमारा Pa है तो मोल भिन्न भी क्या हो जाएगा, उसका XA हो जाएगा। यानी आंशिक दाब विलेय का समानुपातिक होगा किसके, उसके मोल भिन्न का। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि अगर हमारा आंशिक दाब है Pb विलायक का, तो ये भी क्या होगा, समानुपातिक होगा किसके, विलायक के मोल भिन्न का। क्योंकि क्या कह रहा है कि किसी वाष्पशील अवयव का, किसी, चाहे वो विलेय वाष्पशील हो चाहे वो विलायक वाष्पशील हो, किसी भी का उसका आंशिक दाब, तो मैंने यहां पे विलेय, मैंने यहां पे विलेय और मैंने यहां पर क्या ले लिया, विलायक, इन दोनों का वाष्पशील जो आंशिक दाब होगा वो उनके मोल भिन्न, ये एक से क्या है इसका मोल भिन्न, और ये भी यहां पर क्या है मोल भिन्न, इसके मोल भिन्न के क्या होगा, समानुपातिक होगा। अब यहां से ध्यान दीजिए, आप लोगों को पता होगा जैसे ही समानुपातिक या विलोमानुपातिक या अनुपातिक का साइन हटता है तो Pa एक बराबर लिखा जाता है, और उसके बाद एक आता है स्थिरांक, तो यहां पे स्थिरांक होगा P0A। P0A का मतलब होता है शुद्ध वाष्प दाब। इसका मतलब क्या होता है, शुद्ध वाष्प दाब। अगर मैं इसको लिखूं तो ये हमारा बन जाएगा शुद्ध वाष्प दाब। तो उसी तरीके से यहां से Pb बराबर P0B XB, और यहां से Pb क्या होगा, Pb होगा हमारा शुद्ध वाष्प दाब। और शुद्ध वाष्प दाब किसका, अगर B हमारा विलायक है तो विलायक का, और A हमारा विलेय है तो विलेय का, शुद्ध वाष्प दाब होगा। अब अगर मैं बोलूं कि बउआ आप कुल वाष्प दाब बताओ, उस विलयन का वाष्प दाब बताओ जिसके अंदर वाष्पशील विलेय भी उपस्थित है, जिसके अंदर हमारा वाष्पशील विलायक भी उपस्थित है। तो अभी तो हमने सीखा कि किसी कंटेनर के अंदर दो या दो से अधिक गैस उपस्थित है, तो उन सभी गैसों के द्वारा लगे दाब के योग को क्या बोला जाता है, कुल बोला जाता है। तो यहां से अगर मैं निकालूं P कुल मतलब वाष्प दाब, यहां पे जो होगा हमारा कुल वाष्प दाब, तो कुल वाष्प दाब के लिए क्या करना होगा, P1 प्लस P2, यानी P1 नहीं Pa प्लस Pb, यानी विलेय का आंशिक दाब प्लस विलायक का आंशिक दाब, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, विलयन का वाष्प दाब मिल जाएगा। तो यहां से अब सोचो जरा कि Pa बराबर क्या है, तो क्या हुआ, यहां से
P कुल बराबर मैं लिख सकता हूं PA0 XA प्लस P0B XB। यही होता है बउआ राउल्ट का नियम। इसी को क्या बोलते हैं? राउल्ट का नियम। यानी कि कोई भी बिले या विलायक वाष्पशील है तो उसके द्वारा लगाया गया आंशिक वाष्प दाब या कुल वाष्प दाब उसके जो मोल भिन्न के समानुपातिक है, तो इसको यहां पे जोड़ देने पे हमें क्या मिल जाता है? कुल मिल जाता है। अब यहां से एक एक टर्म को देखिए, मैं एक एक टर्म के बारे में लिख रहा हूं कि कौन यहां पर क्या है, कौन यहां पर क्या है। अगर मैं बोलूं P0A तो P0 है आंशिक वाष्प दाब विलय का, तो P0B क्या हो जाएगा? आंशिक वाष्प दाब विलायक का। अगर मैं बोलूं XA तो होगा मोल भिन्न विलय का, और मैं बोलूं XB तो ये बन जाएगा मोल भिन्न विलायक का। यही होता है हमारा क्या? राउल्ट्स का नियम। चलिए इतना तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके आगे की मैं अब चर्चा करूंगा, तो थोड़ा सा मैं उसे ऊपर वाला टर्म को मिटा दूंगा, जो ऊपर वाला टर्म है उसको मैं मिटा दूंगा। तो चलिए मैं ऊपर वाले टर्म को मिटा रहा हूं, और यहां से हम लोग सीखेंगे अगला टर्म। चलिए अगला चीज को सीखते हैं। वो अगर मैं बात करूं मोल भिन्न की, अगर मैं बात करूं मोल भिन्न की, तो मोल भिन्न क्या है समझते हैं जरा। मोल भिन्न एक अनुपात होता है, और मोल भिन्न अनुपात होता है तो बिलियन में उपस्थित अवयव का। तो आपको पता है कि बिलियन में या तो विलय उपस्थित होता है या तो विलायक। अगर मैं विलय का मोल भिन्न पूछूं तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ऊपर में हम विलय की मोलों की संख्या रखते हैं और नीचे में बिलियन की मोलों की संख्या रखते हैं। एक चीज मैं लिख के दिखा ही देता हूं, मोल भिन्न विलय का। मोल भिन्न को सूचित करते हैं x, और यहां पे मैंने लिख दिया विलय। तो x विलय बराबर क्या होगा? होगा विलय की मोलों की संख्या बटा में बिलियन की मोलों की संख्या। अब इस चीज को समझो, विलय की मोलों की संख्या को n से, मोलों की संख्या को n से सूचित किया जाता है, तो n विलय और बटा में बिलियन का मोल भिन्न, मतलब बिलियन का मोल भिन्न क्या? विलय का मोल भिन्न प्लस विलायक का मोल भिन्न। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं n विलय प्लस n विलायक। यह है हमारा मोल भिन्न। और आपने पढ़ा होगा मोल भिन्न के बारे में, तो कितना भी किसी बिलियन में अवयव उपस्थित क्यों ना हो, उसके सभी के मोल भिन्न का योग हमेशा 1 के बराबर होता है। तो यहां से एक बात मैं समझा सकता हूं आपको कि XA जो हमारा है विलय का मोल भिन्न प्लस XB जो है हमारा विलायक का मोल भिन्न, वो हमेशा कितने के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। और यहां से मैं इस इक्वेशन को मान लेता हूं 1। तो अब यहां पे ध्यान दो बुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि मोल भिन्न में जितना अवयव उपस्थित हो उन सभी अवयव के अगर योग करें मोल भिन्न का तो हमेशा 1 के बराबर आता है। यहां से अगर मैं XB बराबर लिखूं तो XB बराबर क्या होगा? 1 माइनस XA होगा। ये वाला XB यानी कि अगर मैं विलायक का लिखूं तो उधर जाके क्या हो जाएगा? मोल विलय का मोल घट जाएगा। अब इसी को आप समीकरण 1 में रख दो, इसी बात को आप समीकरण 1 में रख दो। चलिए आइए रख के देखते हैं और इसे समझते हैं। समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा? अगर मैं बात बोलूं कि समीकरण 1 में रखने पे क्या होगा, तो देखिए यहां से P कुल बराबर, तो P0A XA प्लस
पी नॉट बी, और एक्स बी के जगह पर हम क्या रख सकते हैं 1 माइनस एक्स ए, 1 माइनस एक्स ए। यहां से ध्यान दीजिए पी कूल बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए। कोई दिक्कत? बस इन दोनों को क्या कर देना है, अंदर गुना करा देना है, मल्टीप्लाई करा देना है। अगला P कूल बराबर, यहां से देखिए P नॉट बी एक्स वाला, इसको ध्यान देखिए, एक्स ए दोनों में सेम है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में एक्स ए सेम है, तो एक्स ए को अगर कॉमन लीजिएगा तो यहां पे बचेगा P नॉट ए और यहां पे बचेगा माइनस P नॉट बी बर प्लस P नॉट बी। कोई दिक्कत? यहां से एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी, यहां से एक हमारा अगला फॉर्मूला निकल के आया। अगर हमारे पास किसी एक का, और ये एक क्या है, ये एक है बउआ यहां पर बिले, तो अगर हम चाहें तो बिले या हम चाहें तो विलायक, किसी का भी निकाल सकते हैं। विलायक के लिए मुझे क्या करना होता, ध्यान से देखना जरा, तो यहां से मैंने एक्स बी लिखा है तो मैं यहां से एक्स ए लिख देता और 1 माइनस एक्स बी कर देता, तो जहां पे मैंने एक्स बी का वैल्यू रखा है वहां पर क्या रख देता, एक्स ए का वैल्यू रख देता। तो जब एक्स ए का वैल्यू रखता तो वहां से हमें मिल जाता एक्स बी पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी मिल जाता और वहां से पी नॉट ए आ जाता। बस उसी को रख देना है, केवल यहाँ पे एक्स ए का रख देना है, या अपने घर पे रख के चेक कर सकते हैं। तो यहां से हमें मिला दूसरा वैल्यू, जहां पर अगर किसी एक अवयव का मोल भिन्न दिया हो तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, चीजों को बता सकते हैं कि उसकी क्या होगी। ये फॉर्मूला जो डिराइव होके आया है बउआ, ये फॉर्मूला आपके बोर्ड में न्यूमेरिकल्स बनाने में काम आते हैं। आजकल थोड़ा सा न्यूमेरिकल का पैटर्न कम कर दिया है, न्यूमेरिकल कम पूछ रहा है, अदरवाइज अगर न्यूमेरिकल आता है तो यहां से बनता है। तो ये था हमारा क्या, राउल्ट्स का नियम। किसके लिए बउआ, तो ये था हमारे वाष्पशील बिले के लिए, मतलब दोनों के दोनों, यानी बिले भी हमारा वाष्पशील हो और विलायक भी हमारा वाष्पशील हो। और सोचिए जरा कि अगर मैं बिले को वाष्पशील न रखूं, यानी उसको अवाष्पशील बना दूं, यानी गर्म करने के बाद भी वो वाष्पशील न हो, यानी कोई मैं नमक चीनी ये चीज फेंट दूं, तब क्या होगा, तब चीजों को समझते हैं बउआ। आइए उस चीज को देखते हैं, जब अवाष्पशील युक्त विलयन के लिए राउल्ट्स का नियम। मैं इसे मिटा रहा हूं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आइए अगला समझते हैं। अगला है हमारा अवाष्पशील बिले के लिए राउल्ट का नियम। तो अगर अवाष्पशील हो गया, ध्यान से देखिएगा, ये एक ऐसा विलयन है जिसके अंदर द्रव तो आपका विलायक है, लेकिन इसके अंदर जो बिले जा रहा है वो बिले क्या है, अवाष्पशील है, मतलब उसका आंशिक दाब क्या होगा, 0 होगा। उसका आंशिक दाब क्या होगा, क्योंकि बउआ अगर वो वाष्पशील बनेगा ही नहीं, तो अगर वो वाष्पशील बनेगा ही नहीं, जैसे मान लो कि एक कण, यहां पे ध्यान दो यहां पे, ये तुम्हारा वो सतह है, इस सतह पर एक कण है तुम्हारा NaCl का, दूसरा कण है पानी का, फिर अगला कण है तुम्हारा NaCl का और दूसरा कण है तुम्हारा पानी का, फिर अगला कण है तुम्हारा NaCl का और अगला कण है तुम्हारा पानी का। इस तरीके से अगर देखोगे तो ये NaCl तो वाष्पित नहीं होगा, लेकिन ये पानी वाष्पित होगा। तो केवल और केवल तो वाष्पशील तुम्हारा केवल बिले रहा, विलायक तो हुआ ही नहीं, विलायक का तो वाष्प बना ही नहीं। अगर विलायक का वाष्प नहीं बना तो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब यहां से हमने राउल्ट्स का नियम पढ़ा था, किसके लिए, वाष्पशील के लिए, कि P कूल बराबर P1XA प्लस P1 नहीं पढ़ा था, PA पढ़ा था, PBXB ये पढ़ा था हमने। अब इसके अंदर A जो हमारा बिले था, और बिले हमारा कैसा है,
वाष्पशील है, इसका मतलब इसका वाष्प बनेगा ही नहीं। जब वाष्प बनेगा ही नहीं तो दाब लगाएगा ही नहीं। जब दाब नहीं लगाएगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? शून्य के बराबर हो जाएगी। यानी यहां से अगर मैं बात करूं पी कुल बराबर यानी बिलियन का कुल वाष्प दाब बराबर, तो बिलियन का कुल वाष्प दाब, बेटा सोचो जरा कि क्या केवल विलायक के वाष्प दाब के चलते नहीं होगा? क्योंकि यहां से तो जो हमारा NaCl जो अवाष्पशील है वो तो वाष्प बनेगा नहीं। अगर वाष्प बनेगा नहीं तो वाष्प दाब लगाएगा नहीं। तो ओवरऑल तो जो भी वाष्प दाब बनेगा जिसके कारण वाष्प दाब लगेगा वो तो केवल और केवल एक ही है, और वो क्या है? विलायक। विलायक, इसका मतलब है कि विलायक के चलते ही हमारा जो बनेगा वाष्प बनेगा, उसी के चलते ही हमारा दाब लगेगा। तो क्या पी कुल बराबर PB XB नहीं होगा? यही बनेगा रूल आपका, यही बनेगा आपका जब क्या होंगे? अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट्स का नियम लगाया जाएगा। यानी